सो हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का टॉपिक है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। सो दिस इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। सो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज है सीजर्स का एंड एपिलेप्सी का। सो सीजर्स और एपिलेप्सी का मेन लीडिंग कॉज जो है वो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। नाउ here is a term given seizures and epilepsy। आप में से बहुत लोगों को ये confusion होगा या जनरली होता है कि सीजर्स और एपिलेप्सी होते तो दोहरा ही है। इनको क्यों अलग अलग टर्म किया हुआ है, इनको दोनों को अलग अलग क्यों बनाया? एपिलेप्सी छोड़ के सीजर्स ही बना देते या सीजर्स को छोड़ के एपिलेप्सी लिख देते। एपिलेप्सी होती है हमारी मिर्गी। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं और सीजर्स को बोलते हैं जो हमारा ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी वजह से सीजर्स होता है। तो जब दो से ज़्यादा एक 24 आवर्स के बीच में सीजर्स आते हैं, दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा बिटवीन 24 आवर्स, उस टर्म को बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मिर्गी होती है, लेकिन एपिलेप्सी इज़ द टर्म वेयर टू और मोर देन टू सीजर्स आते हैं बिटवीन 24 आवर्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस लीडिंग कॉज जो कि सीजर्स और एपिलेप्सी के लिए नाउ अडेज रिस्पॉन्सिबल है। एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये इंडिया के साथ, इंडिया में तो खैर बाद में, लेकिन ये वर्ल्ड में एक बहुत मेजर और लीडिंग कॉज है। इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस तो एक हमारा मेडिकल टर्म है, लेकिन इसको जनरली लोग ब्रेन वॉर्म के नाम से जानते हैं, वॉर्म इन ब्रेन। इस नाम से जनरली लोग जानते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस टर्म जो है हर कोई नहीं जानता। नाउ अब इसमें क्योंकि इन्वॉल्वमेंट, न्यूरो मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका नर्वस सिस्टम। अब अगर न्यूरो हटा दें पहले हम पढ़ते हैं सिस्टिक सर्कोसिस होता क्या है। सिस्टिक सर्कोसिस इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? पैरासाइटिक इन्फेक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजेशन ऑफ एग्स from adult tapeworm called Taenia solium, T. solium. Taenia solium is a scientific term. Taenia solium के एग्स का जब हम लोग इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब हमारे अंदर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, थ्रू मीट, या जो आउट इंडिया से बाहर जितने भी देश हैं आपके, उसमें क्योंकि मीट हो गया, पोक मीट मतलब पिग का मीट, ये ज़्यादा बहुत बनाया जाता है, लाइक उसमें नॉन वेज बहुत यूज़ होता है इंडिया से बाहर, और अनहाइजीनिकली प्रिपेयर भी होता है। बिकॉज़ ये जो सिस्टिक सर्कोसिस है ये एक अनहाइजीनिक टर्म है, इसमें यूज़ ही आपका अनहाइजीन तरीके से बनाया गया फूड या अंडर कुक्ड, बिन पका हुआ, अधूरा पका हुआ फूड को खाने से ये बीमारी होती है। इट इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन द रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम अडल्ट टेपवॉर्म कॉल्ड टीनिया सोलियम। टेपवॉर्म का क्या नाम है? टीनिया सोलियम, एक साइंटिफिक नाम है ये, टीनिया सोलियम। ओके, व्हेन सिस्टिक सर्कोसिस इन्वॉल्व्स CNS। अब हमने देख लिया सिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है। अब हम देखेंगे जब आपका सिस्टिक सर्कोसिस CNS को इन्वॉल्व कर जाए, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाए, उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। ठीक है, नाउ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज most common parasitic infection of brain
and a leading cause of epilepsy in developing world, especially Latin America, India, Africa and China. So ये मोस्टली जो पाया गया है वो अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका और चाइना में ही पाया गया है. सो नाउ अब हमने ये पढ़ लिया कि ये टीनिया सोलियम है. अब हम इस टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ते हैं. सो नेचुरल हिस्ट्री. एनसीसी यानी कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज एक्वायर्ड थ्रू कंजप्शन ऑफ फूड. एज आई मैंशन अर्लियर, ये कंजप्शन ऑफ फूड है कंटेमिनेटेड विथ फीसेज ऑफ टी सोलियम टेपवर्म. टी मीन्स टीनिया. टीनिया सोलियम टेपवर्म कैरियर थ्रू फीकल ओरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब इसमें आप क्या होगा, कंटेमिनेट होगा फूड. उसमें एग्स भी हो सकते हैं टीनिया सोलियम के. ठीक है. टीनिया सोलियम के लार्वल सिस्ट भी हो सकती है. मतलब कुछ भी ऐसा टीनिया सोलियम का पार्ट या उसका इन्वॉल्वमेंट कि जिससे आपका फूड कंटेमिनेटेड होगा और आप उसे कंज्यूम करोगे, उसके बाद ये एनसीसी होगा. सो टीनिया सोलियम क्या है, अपोक सिस्टोड टेपवर्म. ठीक है. अब एक टेपवर्म है ये. सिस्टोड एक सिस्टोक है साइंटिफिक टर्म यूज फॉर रेप्टाइल एनिमल, यूज फॉर वर्म्स एनिमल. वर्म मतलब जो रेंगने वाले, छोटे और रेंगने वाले टेपवर्म एनिमल के लिए एक साइंटिफिक टर्म बनाया गया, दैट इज नोन एज सिस्टोड. सो अब हम टी सोलियम के लाइफ साइकिल देखते हैं. सो एग्स ऑफ टेपवर्म are shed in stool and contaminate food through poor hygiene. अब जब हम लाइफ साइकिल देखेंगे सो आप इसे एज अ डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं और पीछे मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है और उसके थ्रू भी समझ सकते हैं. बट बेस्ट ये है कि आप थ्रू डायग्राम के समझे. नाउ एग्स ऑफ टेपवर्म, जैसा आप देख रहे हैं, एग्स ऑफ टेपवर्म आर शेड इन स्टूल एंड कंटेमिनेट फूड थ्रू पुअर हाइजीन. अब किसी ने हाथ नहीं धोए, या पुअर हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ धो और फिर खाना खाओ. पुअर हाइजीन का मतलब ये है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो जहाँ पे हाइजीन प्रिपेयर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जिस फोक से, जिस स्पून से या जिस ग्लास से आप पानी पी रहे हो, जो भी आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो वाइल ईटिंग द फूड, या आप उनको भी, वो भी इंक्लूड होंगे अनहाइजीन के अंदर. प्लस आपके आसपास का इन्वायरमेंट, प्लस जो आप फूड ले रहे हो दैट मे बी अंडर कुक्ड और वो कंटेमिनेट हो. सो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. उसके बाद व्हेन दीज एग्स आर इंजेस्टेड, जब ये एग्स हमारे अंदर आ गए, फिर ये एग्स क्या करेंगे, एक्सपोज. ये एग्स जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ उसको ये एक्सपोज हो जाएंगे गैस्ट्रिक एसिड के साथ. फिर उसके बाद क्या होगा, इनका जो प्रोटेक्टिव कैप्सूल है देन ये लूज़ हो जाएगा एंड टर्न इनटू लार्वल सिस्ट. लार्वल सिस्ट में बदल जाएंगे. जो ये लार्वल सिस्ट होती हैं उनको बोला जाता है ऑन्कोस्फेयर्स. सो दीज ऑन्कोस्फेयर्स क्रॉस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब ये क्या करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्रॉस करेंगे एंड देन थ्रू वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, मसल्स में, आइज़ में और अदर स्ट्रक्चर्स में भी जा सकते हैं. एक बार ये ब्रेन में पहुंच गए, वंस दे रीचेज द ब्रेन, दे लार्वल सिस्ट को सिस्टी सर्काई बोला जाता है. ओके. सिस्टी सर्काई इनिशियली जनरेट अ मिनिमल इम्यून रिस्पॉन्स. अब क्या करेंगे, ये एक खुद इनिशियली मिनिमल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे उसके बाद अपने बचाव के लिए, और देन ये वहाँ पे ब्रेन में एक जगह अपनी फिक्स करके बहुत टाइम तक, फॉर ईयर्स, ये वहाँ पे बैठे रहेंगे. सो दिस इज़ द साइकिल. सो ये आपने टीनिया सोलियम की अपने लाइफ साइकिल देख ली. अब हम देखेंगे कि अब क्या हमें इतना पता चल गया कि ये सिस्ट बनकर लार्वल सिस्ट के रूप में, ऑन्कोस्फेयर्स के रूप में
ब्रेन में चला गया और वहाँ पे इन्होंने एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया अपने बचाव के लिए, और अब वहाँ पे ये बैठे हैं। अब इनके स्टेजेस देखी जाएंगे। सो ये 4 स्टेजेस में डेवलप होंगे आगे। पहली जो स्टेज है दैट इज़ वेसिक्यूलर। जो स्टेज 1 में ये डेवलप होंगे पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेन के अंदर, दैट इज़ वेसिक्यूलर। सो अब द वायबल लार्वल सिस्ट इज नोन एज वेसिक्यूलर सिस्ट। जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट है फर्स्ट टाइम ब्रेन में पहुंचने के बाद, इम्यून सिस्टम अपना रिस्पॉन्स करने के बाद, अब जिस स्थिति में ये मौजूद है उसको बोला जाएगा वेसिक्यूलर सिस्ट, जिसका बहुत ही कम इन्हेंसमेंट होगा, विच इज़ ड्यू टू लिटर और नो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो इसका इन्हेंसमेंट बहुत कम होगा, मिनिमल होगा। अब इसी स्टेज में द स्कोलेक्स, स्कोलेक्स क्या होता है? सी द पिक्चर, दिस इज द स्कोलेक्स। इसको आप मिस्टेकनली एज अ हेड ऑफ द टेप वर्म भी देख सकते हो, क्योंकि स्कोलेक्स को मोस्टली हेड ऑफ द टेप फॉर्म ही नोट किया जाता है, ये बाय मिस्टेकनली यू कैन से दैट, बट दिस इज द स्कोलेक्स। सो इस स्टेज में क्या होगा? स्कोलेक्स होगा आइडेंटिफाइड एज अ इसेंट्रिक नोड्यूल विद इन द सिस्ट। तो स्कोलेक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा? इसेंट्रिक नोड्यूल के रूप में आइडेंटिफाई होगा सिस्ट के अंदर। ठीक है, अब एज अ सिस्ट डीजेनरेट, अब जो सिस्ट है वो डीजेनरेट हो रही है, और जो लार्वल सिस्ट का जो सिस्ट बनी है उसका फ्लूइड आसपास के एरियाज में लीक हो रहा है। आसपास क्या एरिया? पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेन, क्योंकि वो पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेन के अंदर है, तो पेरेन्काइमा में रिलीज हो रहा है। उसके बाद वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिस इम्यून रिस्पॉन्स को सीटी स्कैन और एमआरआई में बहुत इजीली देखा जा सकता है। एंड विद दिस डायग्नोसिस, विद दिस फाइंडिंग, you can diagnose the condition is neurocystic sarcosis. So in an enhancing cyst without well defined scolex. So अब हमने क्या देखा? हमने वेसिकुलर सिस्ट के बारे में देख लिया। अब हम उसी सिस्ट को इन्हेंसिंग फॉर्म में, ठीक है, जिसमें स्कोलेक्स वेल डिफाइंड हो या ना हो, उस सिस्ट को बोलेंगे कोलॉइडल सिस्ट। सो अब सेकेंड स्टेज होती है हमारी कोलॉइडल सिस्ट। उसके बाद फर्दर ये आगे और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में डेटीरियोरेट्स होगा। डेटीरियोरेट मतलब और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में देन आगे जाएगा, और उस कंडीशन को बोलेंगे नोड्यूल फॉर्म। जो नोड्यूल फॉर्म है वो है आपकी थर्ड स्टेज ऑफ द सिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली डीजेनरेटिंग सिस्ट, मतलब जो सबसे वर्स्ट स्टेज होगी सिस्ट की वो होगी कैल्सिफाइड ग्रैन्युलोमास। सो ये आपका ग्रैन्युलोमा हो जाएगा जो कि कैल्सिफाइड होगा, एंड दैट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, सॉरी इजीली you can see in the MRI or CT scan. So now I am presenting a picture related to this cyst. So now you can see in the first picture इसमें वेसिक्यूलर सिस्ट है, सेकेंड में कोलॉइडल, थर्ड में नोड्यूल फॉर्म में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड फोर्थ में कैल्सिफाइड ग्रैन्युलोमास। सो ये आपको देखना आना चाहिए, आपको ये पहचान होनी चाहिए, जिससे आप फर्दर विद द हेल्प ऑफ एमआरआई और सीटी स्कैन आप स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सको कि न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस में जो सिस्ट प्रेजेंट है वो कौन सी स्टेज की है। ओके, सो सिस्ट, नाउ कम टू द पॉइंट, सिस्ट दैट लॉज इन cisterns or ventricles of brain may cause hydrocephalus and frequent do not have scolex. Example racemic cyst. Now इसका क्या मतलब है? अब हमें पता चल गया सिस्ट पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन में है। सो अगर वहाँ से कुछ सिस्ट मूव होके
आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और सिस्टर्न्स में जाके लॉज हो गई, मतलब वहाँ पे जाके बैठ गए, उन्होंने अपनी जगह बना ली, फंस गई। सो वो आपका फर्दर हाइड्रोसिफेलिस कॉज करेगा। हाइड्रोसिफेलिस की हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। हाइड्रोसिफेलिस कॉज करेगा एंड देन उसमें क्या होगा, उसमें स्कॉलेक्स नहीं होगा, दे फ्रीक्वेंटली डू नॉट हैव स्कॉलेक्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है रेसमिक सिस्ट, जो हम आगे आपको बताएंगे। नाउ हमने क्या देखा, हमने न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस देखा, फिर हमने देखा सिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है, फिर देन हमने ये देखा कि वो क्यों होता है। वो होता है बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द एग्स ऑफ टीनिया सोलियम असिस्टोड टेपवर्म की वजह से। क्यों होता है, क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड या अनहाइजीन तरीके से फूड या पोक मीट मतलब पिग मीट। ओके, क्योंकि क्या होता है ये, अब पिग क्या होता है, वो यूजुअली गंद खाते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं, और पिग इतना केपेबल नहीं होता कि वो इन सिस्टोड वॉर्म को, इस टेप वॉर्म को ईजीली डाइजेस्ट कर पाए। सो जब वो डाइजेस्ट नहीं करता तो एज इट इज़ जो उसका मीट प्रिपेयर होगा, सो उसमें ऑलरेडी एग्स की फॉर्म में ये टेप फॉर्म, एग्स की फॉर्म में लार्वा सिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, बिकॉज पिग केपेबल है ही नहीं उससे डाइजेस्ट करने के बाद। देन पोक मीट यानी कि देन जो पिग का मीट बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि उसमें एग्स जो होंगे, लार्वल सिस्ट जो होंगी टेप वॉर्म के, वो प्रेजेंट होंगी, इंक्लूडिंग अगर प्रेजेंट नहीं भी हैं सो पिग तो इसका कंटेमिनेटेड सोर्स है ही। पिग तो बहुत इजी सोर्स है टू गेट दिस वॉर्म। एंड देन फिर इसके बाद अनहाइजीनिकली प्रिपेयर किया हुआ फूड विदाउट वॉश, जो भी आप मीट प्रिपेयर कर रहे हो अंडर कुक्ड हो, क्योंकि अगर ये फुल्ली कुक होगा सो ये टेपवॉर्म मर जाएगा इसका। देन कोई अगर इसे इंजेस्ट भी कर लिया जाए और ये मरा हुआ है, इसकी लार्वा सिस्ट है ही नहीं, एग्स है ही नहीं, क्योंकि ये मर चुका है, सो इसे इंजेस्ट भी कर दिया जाए तब भी आपके वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर अंडर कुक्ड फूड है, मतलब ये मरा नहीं और इसकी एग्स और सिस्ट प्रेजेंट्स हैं, लार्वल सिस्ट प्रेजेंट है, तो ये आगे जाके आपको दिक्कत देंगी। देन हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इन्वॉल्वमेंट है, सो इस इन्वॉल्वमेंट को क्या बोला जाएगा, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। देन हमने पढ़ी इसकी लाइफ साइकिल कि टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल क्या होती है। उसके बाद हमने इसकी सिस्ट पढ़ी, इसकी स्टेजेस पढ़ी, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और अगर ये सिस्ट हमारे सिस्टर्न्स और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में आ जाए, लॉज कर जाए, तो ये हाइड्रोसेफेलस दैट इज वाटर इन द ब्रेन कॉज करेंगी। एंड देन दे डू नॉट हैव द स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स भी आप देख चुके हो कि स्कॉलेक्स क्या होता है। ओके, रेसमिक सिस्ट आई टेल यू लेटर इन द वीडियो। नाउ लेट्स कम टू द सम साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करेंगे नंबर, लोकेशन सिस्ट की। लोकेशन कहाँ पे है, नंबर ऑफ सिस्ट है, एज वेल एज होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स पैरासाइट के लिए क्या है। सो इस पर डिपेंड करेंगे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। कुछ साइन एंड सिम्टम्स है सीजर्स, एज यू आर ऑलरेडी नो कि सीजर तो है ही है, बिकॉज दिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी एंड सीजर। सो सम सिम्टम्स आर सीजर, इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, फोकल डेफिसिट्स होगा। फोकल डेफिसिट्स मतलब आपका जो CNS रिलेटेड नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनका इम्पेयरमेंट, प्लस कॉग्निटिव अल्ट्रेशन। कॉग्निटिव अल्ट्रेशन इंक्लूडिंग योर मेंटल प्रोसेस, मेमोरी, अटेंशन, प्लानिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज फंक्शन। सो आपका कॉग्निटिव अल्ट्रेशन इज ऑल्सो अ साइन एंड अ सिम्टम साइन। ओके, उसके बाद आपके कॉग्निटिव अल्ट्रेशन के अंदर जो है ये प्रोसेस आपके आपके इन प्रोसेस को ये बियर करेगा। देन आपका जो फोकल डेफिसिट्स है, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस और फोकस CNS साइंस आर इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन फंक्शन दैट अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल, वीकनेस इन लेफ्ट आर्म, द राइट लेग पैरासिस। ठीक है,
देन आगे के सिम्टम्स क्या होंगे इसके? कन्फ्यूजन, लैक ऑफ अटेंशन टू पीपल एंड सराउंडिंग्स, balance uncoordination, hydrocephalus. So these are some signs and symptoms. Now symptoms can occur month to year after infection, usually when the cysts start dying. When cysts die, the brain or other tissue around the cyst may swell. So the pressure of swelling is what usually causes the symptoms of infection. इसका मतलब ये है कि जो आपके साइन एंड सिम्टम्स, पहले तो क्या होगा, आपके ब्रेन में चला गया, उसने इम्यून सिस्टम अपना छोड़ दिया, अब वो आराम से बैठ गया, सारी स्टेजेस उसने अपनी कंप्लीट कर ली, तब तक अभी वो आपको ना कोई दुख नहीं दे रहा। दुख वो जब देगा व्हेन दे स्टार्टेड डाइंग, क्योंकि एक बार वो मरने लगे ना तो वहाँ पे स्वेलिंग जनरेट होगी, स्वेलिंग जनरेट होगी उस पार्ट में, पेरेन्काइम ऑफ ब्रेन, या वो जिस अगर आपके सिस्टम्स और वेंट्रिकल्स में जा रहा है। सो क्या होगा, once they start dying, they cause swelling. स्वेलिंग में क्या होगा, आपका स्वेलिंग अगर पर्टिकुलर एक एरिया में फॉर एग्जांपल आपकी स्वेलिंग हो जाती है, सो उसके आसपास का जो एरिया होगा, जो वहाँ पे नर्व्स और वेन्स जा रही है, उन पे प्रेशर पड़ेगा, सो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, सो उन पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन कम होएगा। अब स्वेलिंग हो रही है तो स्वेलिंग के बाद ही जो एक्चुअल सिम्टम्स है ना, आपको तब पता चलेंगे, स्वेलिंग के बाद। सो उससे पहले क्या हो गया, जो सिस्ट है या जितने भी वहाँ पे लार्वा सिस्ट प्रेजेंट है वो स्टार्ट हो गया, वो मरना शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ मारा नहीं और वो ऐसी का ऐसी बैठा है, नहीं, उसमें जो लार्वा सिस्ट है वो स्टार्ट हो गई है डाइंग, उसके बाद ही आपको सिम्टम्स आएंगे, स्वेलिंग के बाद ही। नाउ समटाइम सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ सिस्ट इन अ स्मॉल स्पेस। एज आई मैंशनड कि स्वेलिंग के बाद जो प्रेशर पड़ेगा ना आसपास के एरिया पे, वो मेन कॉज है कि वो आपको बताएगा कि हाँ अब कुछ दिक्कत है। और एक बार अगर प्रेशर पड़ गया, सो अब देखो वहाँ से आपका सिग्नल आ रहा है, आप डेली अपनी लाइफस्टाइल जो भी आपकी आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, आप काम करने जा रहे हो, अपना सब कुछ अपनी दिनचर्या आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अब क्या हो गया सडनली, और आपको पता भी नहीं है कि ये आपके मतलब सीएनएस में इन्वॉल्व हो चुका है। सो अब ये मरने लग गए, वहाँ पे स्वेलिंग होने लग गई, सो वहाँ के जो सिग्नल्स हैं वो अब फास्ट नहीं आ रहे आपके पास, आपके सिग्नल्स रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वो आपको एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो अब धीरे धीरे इन चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी, और जब इन चीज़ों में दिक्कत आएगी, सो यही हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, और इसके बाद ही हम डॉक्टर को विजिट करेंगे कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ। सो these are the symptoms that are caused by the pressure of cyst in small space. Now कुछ और भी इसके सिम्टम्स हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रोक। अब स्ट्रोक कैसे बनेगा, इसका सिम्टम्स, स्वेलिंग हो गई, प्रेशर जनरेट हो गया, ऐसी जगह स्वेलिंग के बाद प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका O2 सप्लाई है उस एरिया पे, वो आपका बॉदर होगा, आपका हैम्पर होगा। सो O2 रुक जाएगा, एंड स्ट्रोक, deprivation of O2 is known as the stroke in your brain. So stroke इसलिए इसका साइन एंड सिम्टम प्लस डिजीनेस। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Stiff neck, nausea and vomiting. So these are some basic symptoms. Neuropsychiatric dysfunction. This is very important term. Plus ये सबके अंदर नहीं होती, जैसे स्ट्रोक सबके अंदर नहीं होगा, डिजीनेस सबके अंदर होगी, स्टिफ नेक सबके अंदर होगी, नोजिया वॉमिटिंग सबको होगा, लेकिन स्ट्रोक, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन, स्ट्रोक से भी ज़्यादा न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन है जो बहुत कम इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब ये इन्वॉल्व होता है सो इसके अपने ही एक
नुकसान है, जिसकी केस स्टडी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, या हो सकता है ये 2 पार्ट में हो, इसके बाद तीसरी वीडियो, सो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन इन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पे एक केस स्टडी बनी है, एक केस स्टडी फाइंड आउट हुई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में जब न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन होगा, सो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, प्लस हाउ पेशेंट फील्स, हाउ पेशेंट एक्सप्रेस, प्लस साइकोसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। ये भी हो सकता है उसे हेलुसिनेशंस हो, उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो, उसे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो, उसे विजुअल हेलुसिनेशंस हो, राइट, या उसे पैरानॉइड हेलुसिनेशंस हो। सो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी अगली जो भी वीडियो बनेगी। सो हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए। नाउ लेट्स कम टू द डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस में पहले तो आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनर फिजिकली एग्जाम करेगा पेशेंट को, सिम्टम्स देखेगा, इंक्लूडिंग ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली ये इंडिया से भी ज़्यादा बाहर हैं, कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जाएगी, कहीं वो लास्ट कुछ रिसेंट टाइम पीरियड में उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, प्लस सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन में क्लियर रिपोर्ट आएंगी, देन ब्लड टेस्ट, देन लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर क्यों किया जाएगा? फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट सिस्टिसर्काई इन CSF और सीरम थ्रू एलिसा और इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। देन बायोप्सी एंड आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन ये सब एक बार सीटी स्कैन के बाद आपकी ना कंफर्म हो जाएगी। और हमने लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम में ये भी पढ़ा था कि ये आपका ब्रेन में, आपके आइज़ के अराउंड, मसल्स के अराउंड, तो इसका इफेक्ट जाता है। सो इसलिए आपका बायोप्सी प्लस आई एग्जामिनेशन। देन सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि सारे साइन एंड सिम्टम्स यही हैं, पर कंडीशन ये नहीं है। सारे साइन एंड सिम्टम्स से हमें ऐसा लग रहा है कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, बट न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नहीं है, कोई और कंडीशन है। सो देर आर सम, दिस इज़ ओनली फॉर हेल्पिंग यू आपका रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जनरल इमेजिंग डिफरेंशियल कंसिडरेशन के लिए सेरेब्रल मेटास्टेसिस हो सकता है, पायोजेनिक सेरेब्रल एब्सेस हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोमा, अमीबिक इंसेफेलाइटिस, पैरीवास्कुलर spaces and other parasitic fungal infections. So this is basically for the writing purpose of the view. Now neuroimaging. neuroimaging में क्या होगा? In NCC provides data regarding number, इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ सिस्ट, साइज ऑफ सिस्ट, लोकलाइजेशन ऑफ सिस्ट, प्लस पेरिलेशनल इन्फ्लेमेशन, की इन्फ्लेमेशन वो कहाँ कहाँ है, इंक्लूडिंग जो स्टेज है, कौन से स्टेज है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑन कोलैटरल अल्ट्रेशन, आसपास का एरिया, इंक्लूडिंग हाइड्रोसेफेलस या अदर साइन रिलेटेड कंडीशन। सो ये आपका इमेजिंग टेस्ट में आ जाएगा। नाउ इम्यूनो डायग्नोसिस क्या होता है? एंटीबॉडी डिटेक्शन यूजिंग द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रो ट्रांसफर ब्लॉट एसे। सो दिस इज़ अ बेसिकली टेक्निक, एक वेस्टर्न ब्लॉट। इसमें क्या होता है? लेंटेन प्यूरिफाइड पैरासाइट ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन यूज़ किया जाता है, LLGP यूज़ करा जाता है। एंड ये सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है। सीरोलॉजिकल दैट इज सीरम रिलेटेड, योर क्लियर पार्ट ऑफ द ब्लड के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस। ठीक है, आपका क्लियर पार्ट ऑफ ब्लड लिया जाएगा, देन उसके साथ आपका LLGP टेक्निक है जो यूज़ किया जाएगा, एंड देन फाइंड आउट किया जाएगा कि सिस्टिक सर्कोसिस है या नहीं है। एंड एंटीबॉडीज कैन बी डिटेक्टेड बाय EITB एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर ब्लॉट ऐसे एज सुन एज पॉसिबल। कब होएगा ये? 5 वीक्स आफ्टर इंजेक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद 5 हफ्तों के बाद आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रो ट्रांसफर ब्लॉट ऐसे होगा, ये डिटेक्शन एंटीबॉडी का। ठीक है, नाउ ये टेक्निक सेंसिटिविटी। अब ये टेक्निक क्या होती है? मोर
100% एक तो इसकी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, 100% एक्यूरेट है। सो ये एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग है, एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस है टू फाइंड आउट। नाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सब रेटिनल पैरासाइट्स बाय फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये आई एग्जामिनेशन है बेसिकली और इसमें देखा जाता है। नाउ पॉजिटिव CSF, अगर CSF का पॉजिटिव है, एलिसा फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीसर्कोसिस एंटीबॉडीज और सिस्टर्नल एंटीजन्स। एलिसा में पॉजिटिव CSF रिगार्डिंग टेस्ट होंगे, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है सो फिर आपको सिस्टिक सर्कोसिस है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट में हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे इसका, देन इसके अप्रोचेस बताएंगे, प्लस इसका स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा सब कुछ। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और एनी queries or questions regarding this you can mention me in the comment box. Thank you.